अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वफाकी वज़ीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया, बुनियादी तौर पर दो बातें अवाम के सामने रखी। एक ये कि लॉकडाउन से मुतासरा लोगों को रिलीफ के लिए और कोरोना से निमटने के लिए टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। इसके साथ साथ कोरोना फ़ंड भी कायम किया गया है। बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर की बातों से ये लग रहा था कि वो लॉकडाउन के हक़ में अभी भी नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म पैकेज है वफाकी काबीना ने उसकी आज मंजूरी भी दे दी है और आवाम को रिलीफ देने की भी एक कोशिश हुकूमत की जानिब से जारी है। दूसरी जानिब अपोजिशन कुछ यकीन नहीं कर रही है हुकूमत पे। शहबाज शरीफ साहब ने यह मुतालबा किया है कि ये जो बैरूनी इमदाद भी आ रही है कोरोना से निमटने के लिए, उस पर एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए। ऐसा क्यों है? हुकूमत और अपोजिशन के कुछ लोगों के दरमियान तनकीद भी जारी है, फुलझड़ियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनमें कन्फ्यूजन भी पाई जाती है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं मौजूदा हालात की वजह से बड़ी हद तक उनके भरम भी टूट रहे हैं। निज़ामी साहब आपकी तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया, आप समझते हैं वो सब्सटेंस कल तक के जो हालात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी था, या कुछ और भी कहना चाहिए था इमरान खान साहब को? हाँ, मेरा राय में तो उसमें जो क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर साहब को बातें करनी चाहिए थी। मसलन ये है कि लॉकडाउन है या नहीं है। एक गू की कैफियत सी तारी है कि अमली तौर पे ऑन ग्राउंड लॉकडाउन है भी और नहीं भी है। मसलन मैं लाहौर में देख रहा था कि जो कानून अमन आमा नाफिज करने वाले अदारे हैं वो मोटरसाइकिलों वालों को रोक रहे थे, अब कहाँ फिर रहे हैं। वो इस तरह लॉकडाउन है, दुकानें भी बंद हैं, कारोबार मुअत्तल है, हम भी घर बैठे हुए हैं। फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये तो एक बात है, लेकिन बहुत चीज़ें अच्छी भी की उन्होंने। मसलन जो रिलीफ फंड का ऐलान किया जिसका आज 1200 अरब रुपये, ये एक जनरस फंड है। इसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए बांटे जाएंगे जो लोगों को जो इससे मुतासर है। देखिए सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन असल चीज़ जो है एक डायरेक्शन और एक जो क्लैरिटी है वो मुझे अभी नज़र नहीं आई। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब से पूछते हैं। फवाद साहब, ये शहबाज शरीफ साहब क्यों इतने मोतरद हैं? बल्कि आज वो ख़ासी तनकीद का भी सामना पड़ा है आपके हुकूमती तर्जमानों की तरफ से कि जी वो ख़ुद क्वारंटीन में चले जाएँ या उनको वो कोई रंग में भंग डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए ओवरसी करने के लिए रिलीफ एफर्ट्स को और फंड्स को। तो इसके पीछे कोई उनकी जो ये जो तजवीज़ है इसमें कोई आपको को बेहतर पहलू भी नज़र आता है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये आरिफ निज़ामी साहब, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब हों या जो भी अपोजिशन में है पाकिस्तान में इस वक्त, फ्रेंकली पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें जो हैं या जो ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई कैपेसिटी नहीं होती कोई यहाँ पे कोई गाइड करने की, ना ही फ्रेंकली कोई वो उनका प्योर इनपुट होता है। दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसे काम नहीं करती हैं जैसे पाकिस्तान में काम करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इंस्टीट्यूशन होते हैं खुद, वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो एक पूरे अगर अपोजिशन पाकिस्तान में जो मॉडर्न अपोजिशन या मॉडर्न गवर्नमेंट्स में होती तो ये करती कि वो पूरे अपने जो सेहत के माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको बुलाते, उनके पास जाते, उनसे समझते कि मामला क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। फिर वो अपना एक ऑल्टरनेटिव चार्ट तैयार करते, वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारी ओपिनियन ये है कि इसको इस तरह से करना चाहिए। हमारे यहाँ तो बुनियादी तौर के ऊपर अपोजिशन जो है वो वही पॉलिटिक्स ही कर रही होती है। और शहबाज शरीफ साहब का भी जो जाहिर है कि इस वक्त जो बुनियादी तमाम थीम है वो यही है कि हम किस तरह से गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करके पॉलिटिक्स कर सकें। ज़्यादा इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई सब्सटेंटिव कोई बात है जो इस वक्त अपोजिशन के पास है। हमारा इस वक्त ज़ाहिर है मसला अपोजिशन से बढ़कर है। और मसला ये है कि ये पाकिस्तान का, ये अपोजिशन का या गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बनी नौ इंसान का मसला है। और इस वक्त पूरी इंसानियत जो है वो नबर्द आज़मा है एक ऐसे हरीफ के साथ जिसमें उसकी जो कामयाबी है वो ही जो दुनिया है उसको सेव कर सकेगी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो। ये बात इररेलेवेंट है इस जगह।
अच्छा फवाद साहब, ये जो एक तरफ ये जो टाइगर फोर्स है, ये कोई पीटीआई के पार्टी के लोगों की पर मुश्तमिल है, और या इसी वजह से शायद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि लोकल बॉडीज़ को बहाल कर दिया जाए, बलदियाती अदारों को, इसके पीछे भी कुछ सियासत छुपी हुई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो 5 साल हुकूमत की और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पाकिस्तान में जो आर्टिकल 140A है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर आज पाकिस्तान में उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में और PMLN के दौर में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट किया जाता और जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सेटअप हुई थी, अगर वो कंटिन्यू करती तो आज पाकिस्तान में जो गवर्नेंस मॉडल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता और यकीनी तौर के ऊपर लोकल गवर्नमेंट की बहुत हेल्प होती मुल्क को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम देखते हैं कि इस वक्त जो सूबों का या प्रोविंशियल सिस्टम्स हैं, स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी और मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बेशुमार जगहों पे तवज्जो भी दिलाई है कि जब तक आप आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सब्सटेंटिव आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं लाते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिसेज और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अबॉलिश कर देना चाहिए। तो ये जब तक हम बड़े रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो वो तो है, लेकिन इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब की तो वही पॉलिटिक्स है, उसमें क्या अहमियत है उनकी बात में। अच्छा फवाद साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले पॉलिसी की भी, वैसे जब से वो पाकिस्तान आए, वीडियो लिंक पे जब हमने उनको फॉलो किया तो वो कुछ एक्सपर्ट्स भी लिए हुए थे, फिर उसके बाद एक पॉलिसी पेपर भी दिया जिसमें एक सजेशन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वाली भी थी। अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को बहाल कर दिया जाए। आप कानून के मामलात भी समझते हैं, क्या एक टाइम गुजर गया है खासा जो लोकल गवर्नमेंट से ख़त्म हुए, क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत इन लोकल गवर्नमेंट को बहाल कर दिया जाए और इन लोगों की से मदद ली जाए? देखिए, लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो तो कायम है, वो इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो तो कायम है। सिर्फ ये है कि उसमें नून लीग के लोग नहीं बैठे हुए, इस वक्त इंतजामिया के लोग बैठे हुए हैं। तो जो PMLN का मॉडल था लोकल गवर्नमेंट का वो तो अब भी कायम है। असल में तो जो लोकल गवर्नमेंट थी वो तो ये थी कि इलेक्टेड लोग आएंगे और वो मामलात को आगे चलाएंगे। वो तो PMLN के दौर में भी कोई पावर्स नहीं थे उनके पास, और अब जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको होल्ड किए हुए है। सो लोकल गवर्नमेंट और नो लोकल गवर्नमेंट, उसका कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता इस वक्त। तो वैसे ही लोकल गवर्नमेंट जो जिस तरफ अगर आप कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट वो तो अब भी कायम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब भी कायम है, जो आपका जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो अब भी कायम है, वहाँ सेक्रेटरीज जो है वो बैठे हुए हैं, पटवारी वहाँ पर अब भी बैठे हुए हैं। तो लोकल गवर्नमेंट उस सेंस में तो अब भी कायम है। नहीं, इलेक्टेड लोगों का कोई इजाज़त है आइन में? इलेक्टेड लोगों को अगर फिर से कोई चार्ज दिया जाए खास ड्यूरेशन के लिए, टेन्योर के लिए? नहीं, इलेक्टेड लोगों तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि इलेक्टेड लोगों को तो इन्होंने उस वक्त भी इख्तियार नहीं दिया जब ये खुद गवर्नमेंट में थे। अब तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो PMLN के लोग हैं उनको आप इंचार्ज बना दें यूनियन काउंसिल्स में और लोगों में। वो तो ऐसे दीवाने की। जी निजामी साहब, उनका मकसद तो गालिबन यही है, उनका मकसद तो ये गालिबन के किसी तरीके से PMLN के लोग बैकडोर से आ जाएं, तो वो तो होने नहीं लगा। लेकिन इसके साथ साथ ही ये जो लॉकडाउन वाला मसला है, इस पर तो क्लियर कट स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता कि या है या नहीं है, ये या कोई ऐसा हाइब्रिड मॉडल बनाया जा रहा है जो कौम को समझाया जाए कि भाई हम लॉकडाउन में हैं या नहीं है? देखिए आरिफ निज़ामी साहब, ये जो एक इशू है ना, इसके ऊपर पूरी दुनिया का इस वक्त जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक परप्लेक्स्ड है। उनको वो एक उसका मॉडल ये हेल्थ वर्सेस इकोनॉमी एक बन गया है। अब आपने फ्रैंकली अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कंप्लीट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का व्यू क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब का व्यू ये है कि जब अगर आप मुकम्मल तौर के ऊपर कर्फ्यू लगा देंगे, आप हर चीज़ बंद कर देंगे, तो ये सस्टेनेबल कैसे होगा। वो कहते हैं कि जब आप कर्फ्यू लगाते हैं तो आपको 2-4 घंटे के लिए आपको रिलीफ देना पड़ेगा, लोग जाएं अपनी चीज़ें ले लें। अब 2-4 घंटे में हर दुकान हर बाजार जो है वहाँ पे मेला लग जाएगा, तो फिर आपको इसका कर्फ्यू लगाने की क्या तुक बनेगी। फिर सारे वो लोग जो कि दिहाड़ीदार हैं, जो कि रोज़ाना पेमेंट्स में हैं, डेली वेजर्स हैं, वो सारे के सारे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इंडस्ट्री बंद हो गई है, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो ये इकोनॉमिकली हम इसको सस्टेन कैसे करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
और दूसरा फिर जो अभी हमने आज जो फैसला किया कि ट्रेड के जो ट्रैफिक है, कल परसों हमने फैसला किया कि वो खोल दिया जाए। अब आप देखें 3 दिन सिर्फ जो है वो सिंध ने लॉकडाउन किया इसका ट्रेड ट्रैफिक का भी। गिलगित बल्तिस्तान में आपका डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। अब अगर आप इस तरह से जब जाएंगे और आप अपनी ट्रेड ट्रैफिक को रोकेंगे तो कमोडिटीज शॉर्टेज हो जाएगी पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में। उसको आप कैसे जो है वो कैटर करेंगे? तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स सवालात हैं जिनको आपने बनाना है। ये इसका कोई 2+2 का जवाब नहीं है इसका। जी वास्तव इस वक्त तक आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत का ग्रिप पूरी तरह है ये सारे मामले पर, क्योंकि जो बाकी दुनिया में देखा है हमने, जिस तरह आपने खुद कहा, बरतानिया में और अमेरिका में तो बिल्कुल ये आउट ऑफ हैंड हुआ हुआ है और वो बड़ी डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं। हम तो उसके मुकाबले में हमारे वसाइल जो हैं वो तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक गालिबन इसमें 1876 लोग जो हैं मुतासर हुए और 26 हिलाकतें हुई हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसको ठीक तरीके से टैकल कर रहा है इस मामले को? टिल टुडे, आज तक जो है वो सिचुएशन पाकिस्तान में जो बाकी दुनिया के हमारे हमअसर ममालिक हैं उनसे तो बहुत काबू में है। और अल्लाह ताला हम पे अपनी मेहरबानी रखे और ये सिचुएशन जो है वो काबू में रहे। अगले 10 दिन बड़े इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पता चलेगा हमें कि लॉकडाउन के नतीजे में या ये जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग की है इसके नतीजे में ये जो हमारी स्ट्राइड है ये नीचे आती है या ऊपर आती है। अगर तो ये फ्लैटन हो गई और नीचे चली जाती है या फ्लैटन हो जाती है फिर तो ये बड़ी एक अल्लाह की मेहरबानी होगी। लेकिन अगर स्पाइक हो जाता है तो फिर जाहिर है कि हमारे मसाइल बढ़ेंगे। और इस वक्त आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसका कोई इलाज तो है जी बस ये है कितना कंट्रोल किया जा सकता। अच्छा फवाद साहब, पूरी दुनिया में एक और बहस भी चल रही है और बिलखुसूस इसकी दवा को लेके बहुत सी बातें हो रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो बेहतर रिज़ल्ट आए हैं, वो शेयर भी कर रहे हैं। इस मामले में लेके पाकिस्तान ने अब तक कितना काम किया है, कितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं या हाइपोथेसिस पे हैं? क्या तवक्को करें पाकिस्तान के अवाम के पाकिस्तान भी इसकी वैक्सीन या इसकी दवा के लिए उन ममालिक में शामिल हो सकता है जो पहले इसको सामने लाएंगे? देखिए, इसके ना 3-4 मरहले होते हैं इस तरह की, जब आपके पास मुसीबत आपके ऊपर पड़े या वबा पड़े। सबसे पहले आप प्रिवेंशन का सोचते हैं, फिर आप डाटा एनालिसिस करते हैं जी, फिर आप क्योर की तरफ जाते हैं और फिर आप जो है वो रिहैबिलिटेशन की तरफ जाते हैं। तो ये 4 मरहले हैं। हमारा सबसे पहले जो हमारे पास काम था वो ये देखा है हम प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन में आपका एक आ गया सोशल डिस्टेंसिंग हमने करनी है और किस तरीके से इस वबा को तेज़ी से फैलने से रोकें, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। उसके बाद दूसरा फिर चैलेंज ये है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी किट्स की, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं, तो अब हमने 4 हफ्ते पहले ये इनिशिएटिव शुरू किया नस्ट में। अब हमने टेस्टिंग किट्स बना ली हैं। अब ड्रैप के पास इसकी लाइसेंसिंग के लिए है, वो इसके ऊपर अपना एनालिसिस कर रहे हैं, वो टेस्टिंग किट्स हम बना रहे हैं। उसके बाद वेंटिलेटर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को हमने कहा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उसको जो है वो इनिशिएटिव लिया, उसका भी डिज़ाइन हमने अप्रूव कर दिया। वो भी ड्रैप के पास वेंटिलेटर भी चला गया है। वेंटिलेटर जो है वो हम अपना इंशाल्लाह पाकिस्तान बना लेगा। तीसरा इम्पोर्टेंट इसके बाद है वैक्सीन और क्योर की तरफ। ये प्रोसेस 12 से 18 महीनों का एक प्रोसेस है। 66 दुनिया में इस वक्त बड़े साइंस के इनिशिएटिव्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। उनमें से 43 इनिशिएटिव्स नई वैक्सीन के हैं, बाकी एंटीबॉडीज के हैं, दवाइयों के हैं। पाकिस्तान में भी हमारी चूंकि हर्बल मेडिसिन का बहुत हमारा जो है वो एडवांस हमारी रिसर्च है। इसके अलावा जो बड़े हमारे बायो साइंटिस्ट हैं उनको हमने इकट्ठा किया, वो भी इंटरनेशनल एफर्ट्स का हिस्सा है जो इसकी वैक्सीन के लिए जो है वो तैयारी करी है। बट ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कहा कि किसी एक मुल्क का, एक मजहब का, एक फिरके का या एक नस्ल का तो मसला नहीं है, ये तो तमाम इंसानों का मसला। जी ठीक है फवाद साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ मामलात पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी निज़ामी साहब। जी फवाद साहब, ये बताइए कि ये जो आपने गैर तस्दीक शुदा किट्स की बात की कि मार्केट में बर्बाद हो गई है, अभी तक तो हमारा इंप्रेशन ये था कि टेस्टिंग किट्स काफ़ी नहीं है और बाकी भी जो सामान है वेंटिलेटर वगैरह उसकी सख्त किल्लत है। नहीं, किल्लत तो अभी है, लेकिन फिलहाल जो हमारी जो स्ट्रीक है जो अभी तक जो है ना, उसकी हद तक तो हमारे पास वेंटिलेटर वगैरह है, क्योंकि तकरीबन देखें 2200 वेंटिलेटर जो है वो सरकारी अस्पतालों में है। गवर्नमेंट ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इसके अलावा है। तो अभी तक तो हमारे यहाँ जो किल्लत नहीं है मेडिकल वगैरह की। लेकिन दो इनिशिएटिव जो हमारे अपने हैं मिनिस्ट्री के, उसमें हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंटिलेटर का डिज़ाइन अप्रूव करके तो अब हमने ड्रैप को भिजवा दिया हुआ है। ड्रैप उसके ऊपर जो है वो फाइनल अपना लाइसेंसिंग देगी, और इसी तरह से किट्स भी हमने भिजवा दी हुई हैं ड्रैप को, वो भी उसको देख के तो अगले हफ्ते 10 दिन में हमें उम्मीद है कि हमें एक इसको जो है वो लाइसेंसिंग मिल जाएगी। उसके बाद हम अपने इंडिजिनस बना रहे होंगे तो वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर तो मामला जो है वो काबू कर लेंगे और वो मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जो हमारे वसाइल हैं वो इतने हैं कि हम अपने आप मामला जो है उनको देख सकते हैं। लेकिन फवाद साहब, ये तो आपने देखा ना, ये अचानक मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो यहाँ, तो हमें तमाम जो मुमकिन वसाइल हैं उनको तो बरूकार लाना चाहिए। और ये जो चाइना की किट्स हैं, क्या ये नाक़िस है किसी तरीके से? नहीं, नाकस नहीं है। उसको ये कि कहीं तो ये तो चाइना ने ही किया था। जो आज असल में जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि आप देखें, वो कभी कोई कह देता है हमने 12,000 किट्स जो है वो दे दिया है, फिर 10,000 किट्स फलाने ने दे दी है। जब हम अपनी ये, मुझे तो एहसास हुआ कि जब हम अपनी ये किट थी हमारी जो नस्ट की किट्स है के CEO जो है उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि किस तरह से वो प्रूव करते हैं। तो बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है पाकिस्तान में जो ये इस किस्म की जो मामलात है उनको करने का। तो मैंने आज से पूछा कि ये जो चाइना से इतनी ज्यादा आ रही है किट्स, इनको क्या किस तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है। तो पता चला कि ज्यादातर जो उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है उनकी कोई खास वेरिफिकेशन वगैरह कोई नहीं है। तो आज फिर कैबिनेट में भी मैंने ये बात की और उसमें जो है वो फिर अब तक यही हुआ है कैबिनेट में कि सिर्फ जो PCR किट्स हैं वो अलाउ की जाएंगी पाकिस्तान में इंपोर्ट, उनके अलावा इंपोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेंगे हम, और जो क्वालिटी है मिनिमम क्वालिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। अच्छा चौधरी साहब, आपने एक बहुत अहम मसला उठाया। आपने कहा कि जो हमारे मुल्क में जो मजहबी रजत पसंद लोग हैं, जो आपने कहा कि उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है इस वबा के फैलने में। और उस ज़मन में जो आपने तबलीगी जमात के हवाले से बात की वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई इस लिहाज से कि वो हैदराबाद में भी कई लोग क्वारंटीन हुए तो मुख्तलिफ़ के मुल्कों में फैल गए। इसमें पंजाब गवर्नमेंट की एक किस्म की मुजरमाना गफलत नहीं है कि उन्होंने इसको रोका नहीं बर वक्त इज्तिमा को होने से? देखिए, ये इज्तिमा वगैरह नहीं रुक सकते, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। हमें जो एक हमारा मज़हब जो है वो बड़ा एक रोशन ख्याल और फॉरवर्ड लुकिंग मज़हब है, बट बदकिस्मती से कुछ लोगों ने इसको हमारे मज़हब को एक बड़ा जो है आप समझिए कि एक इस तरह से पेश किया है कि जैसे हम कुछ साइंस के ख़िलाफ़ हैं या हम अकल के ख़िलाफ़ हैं या सिर्फ हमारी जो रवायात हैं वही सब कुछ है। हालांकि इस्लाम तो खुद जब आया था वो एक रेवोल्यूशन था, वो एक इनकलाब की सूरत में जो है वो आया था, और उसकी वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, दुनिया में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, और ओवरऑल जो एक हमारी जो सिचुएशन है वो बैकवर्ड सिचुएशन है। पाकिस्तान में भी हम यरगमाल हैं एक ऐसे मजहबी तबके के जो कि इस्लाम की रूह को नहीं समझता, इस्लाम के वो जो रोशनाल एक प्रिंसिपल्स हैं उनको वो नहीं समझता, और हमें धकेल दिया गया है एक ऐसे इंटरप्रिटेशन में, एक ऐसी तशरीह में जो मॉडर्न दुनिया के साथ जो है वो मुतसादम है।
और ये जो अभी कोरोना का जो मामला आया है, इसमें भी एक दफ़ा फिर ये साबित हुआ है कि ये जो गुर्जत पसंद मजहबी तबका है, ये ना सिर्फ ये कि ये एक मुसलमानों के लिए ख़तरा है, इस्लाम के लिए ख़तरा है, बल्कि ये इंसानियत के लिए ख़तरा है। और ये खैर सिर्फ ये इस्लाम तक महदूद नहीं है, ये बाकी मज़ाहिब में भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं। लेकिन हमें अपने जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, इनसे तो हमें अपनी जान छुड़ा के आगे चल सकते हैं, वरना तो फिर आप बैकवर्ड मुल्क रहेंगे, बैकवर्ड सोसाइटी रहेंगे। अगर आपने आगे जाना है तो आपको इस रुज्जत पसंद तबके से, इस बैकवर्ड तबके से जान छुड़ानी होगी, और अगर आप नहीं जान छुड़ा सकते तो फिर आप बैकवर्ड रहेंगे। सिंपल। चौधरी साहब, ये हल क्या है? मीडिया के साथ जो आपके ताल्लुकात का ब्रेकडाउन है, इसका हल क्या है? वो फिर एक पूरी एक अलहदा बहस है। वो तो आरिफ नज़ामी साहब से बेहतर कोई नहीं समझता कि क्या मामलात है, क्या हल है। वो फिर इंशाल्लाह किसी वक्त करेंगे। आप हल भी बताएंगे और डाल भी मीडिया पे देंगे वैसे। अच्छा चौधरी साहब, ये फवाद साहब इसमें जी इसमें आज कुछ थोड़ी सी ये काबीना में भी सुना है, ये क्रिटिसिज्म हुई है कि मीडिया ठीक तरह प्रोजेक्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स को। तो इसमें तो फिर हुकूमती तर्जमानों का कसूर है। फवाद साहब, आप भी रहे हैं, वजीर रहे हैं इंफॉर्मेशन के। नहीं देखिए आप सब वैसे देखें कि मीडिया कोई किसी को नहीं करता, ना ही इस तरह से होता है। ये तो आपने अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं कि कौन कैसे कहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट हो सकता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ, वो बनीर न्याजी साहब का मशहूर शेर है ना कि कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी। वो ही वाला सिचुएशन। जी 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 निज़ामी साहब। जी ये फवाद साहब, ये तो बात आपकी ठीक है। आज ये मीडिया वाले मामलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस वक्त तो ज़रूरत है ना कि ये अपोजिशन को भी ज़रा थोड़ा सा ऑन बोर्ड ले लें। ये जो वो अलग ग्रेड की मस्जिद है, आपकी अलग है, ये एक पेज पे हो जाए तो बेहतर नहीं है? देखिए वो स्पीकर साहब ने कोशिश की है, स्पीकर साहब ने इसके ऊपर पूरा इजलास भी बुलाया था, उनको सारा वो किया भी था, वो उनको लेके चलते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें अपोजिशन को राइट नाउ एक एफर्ट जो है वो हो सकती है, वो कर सकते हैं। और स्पीकर साहब इसमें मेरा ख्याल बड़ा क्रूशल रोल अदा कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि देखिए ये इशू इस वक्त फ्रेंकली ये है कि आपका जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। कोई आपके पास इलाज तो है कोई नहीं, आपने क्या लोगों को जो बीमार हो जाएंगे, वबा हो जाएगी, तो आप क्या वो इलाज तो आप कर नहीं सकते ना, किसी के पास कोई है इलाज। जब तक ये जो कुफार है वो कोई इसके ऊपर कोई अपनी कोई साइंस या हमारा ये जो इल्म है ये कोई आगे ना चला जाए, उस वक्त तक उससे पहले जो जाहिर है कि कोई इतना बड़ा वो कोई हमारे पास वो तो है नहीं। लिहाजा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये बात है कि कैसे आप अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को ये तसल्ली दे सके कि पैनिक नहीं हो, हमने डरना नहीं है, और एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से हमने मुकाबला करना है। अब उसमें कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट का एक रोल है, और उसमें एक पॉलिटिकल एक इम्पॉर्टेंट इंक्लूजन है मेरे ख्याल में। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि हम इस मरहले के ऊपर जो गरीब लोग हैं, जो इस वक्त इकोनॉमिकली प्रेशर में हैं, उनको हम थोड़ा सहारा दे सके। और हमने $8 बिलियन का ये एक पैकेज जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है। अब उससे एक टेम्परेरी रिलीफ जो है वो 12,000 रुपया अभी जो है वो मिलना है एहसास कफालत प्रोग्राम में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को। उससे एक रिलीफ जो है, इमीडिएट रिलीफ तो लोगों को जाएगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में चला गया मामला, फिर प्रॉब्लम है, और फिर उसको हमें पूरी कौम को ही सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको हम करें। अभी अगर फिलहाल आप समझिए कि अगले को 2.5-3 महीनों के लिए या 1.5-2 महीनों के लिए जो है वो तो मैनेजेबल चीज़ें जो है वो मैनेज कर ली हैं और कर हो जाएंगी। उसके बाद अगर इससे लंबा चला गया, फिर नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। ये जो बात कर रहे थे फवाद साहब कि अभी हमने ये जो पैसे मुख्तस किए हैं, पैकेज है, इसको लोगों तक पहुंचाना है।
अब दूसरी जानिब अगर बाहर निकलें, दफ्तर आना होता है मेरा, मैं देखता हूँ सड़कों पे लोग हैं और बिलखुसूस मज़दूर तबका खासा परेशान है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके भरम भी टूट रहे हैं। ये कब तक रिलीफ पैकेज पहुँच जाएगा, आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो अब देखें ना, मसलन ये जो टाइगर फोर्स है, ये बेहतर होता है को और नाम लगते, इससे ये तासर मिलता है कि इस तरह के ये पार्टी के लोगों के जो लोग हैं नौजवान, उनको इकट्ठा किया जाएगा। अब ये कोई अच्छा तासर नहीं देता कि इधर भी अगर पार्टीजन अप्रोच हो। इसी तरीके से वज़ीर आज़म को कौम का हौसला जो है वो बढ़ाना चाहिए और वो फैसला कौन इक़दामात और पॉजिटिव बातों के ज़रिए हो सकता है। ये अपोजिशन का पार्लिमानी कमेटी बनाने का, ओवरसी करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, ये मुतालबा निज़ामी साहब कितना काबिल कबूल है? मेरा ख़्याल है ये एक पार्लियामेंट्री जमहूरियत है और इसमें पार्लियामेंट्री ओवरसीइंग कमेटी जिसमें हुक्मरान जमात के भी लोग हों, अपोजिशन के भी हों, ये बड़ा महज़ब तरीका है, इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, ये टेस्टिंग से मुतालिक फवाद चौधरी साहब ने तो बड़ी हैरानकुन बात की है। उन्होंने कहा कि जो चाइना से भी किट्स आ रही हैं वो उस तरह वेरीफाई नहीं हो रही हैं। असद उमर साहब ने आज जो मीडिया ब्रीफिंग दी कैबिनेट मीटिंग के बाद और जो आज मीटिंग्स हुई हैं दीगर उसके बाद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ा रहा है और हम बहुत आगे हैं, पिछले हफ्तों में जितनी हम टेस्टिंग कर रहे थे उससे ज़्यादा है हमारे पास नंबर्स। तो अब ये सवाल ये भी है कि वो टेस्ट किट्स जो चाइना से आ रही हैं, अगर उनको वेरीफाई नहीं किया जा रहा तो उनके जो नताइज हैं वो कितने तसल्ली बख्श हैं, कितने सेटिस्फैक्ट्री हैं? नहीं, ये देखे ना, फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे थे कि अगर ये डिज़ीज़ जो है बड़ी बहुत ज़्यादा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। ये तो उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, आपको मालूम है कि अब वो कह रहे हैं कि ट्रेनों के डब्बों में भी कर दिया गया है, जी बना दिए गए हैं आइसोलेशन सेंटर, उनको आइसोलेशन सेंटर्स बना दिया गया। तो इसका मतलब है कि ट्रेनें नहीं चलेंगी। चले, अच्छा है कि गुड्स ट्रेनें तो चल रही हैं और उस बारे में गुड्स के नकलो अमल में इमरान खान साहब ने कहा है को रुकावट ना डाली जाए, बल्कि इस ज़मन में वो जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं रहा, क्योंकि देखें उन्होंने खाना चाहे आपको पता सो जाते हैं वही बीच में ऐसी सरागाहों पे, अगर वही बंद हो जाएंगी तो वो किस तरह ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये बातें हुकूमत को सोचने की हैं कि ये नीम दरूँ की जो पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। अच्छा। और ये अगर खुदा ना खास्ता जहाँ जिस तरह बरतानिया में हर दूसरे रोज़ दुगने हो रहे हैं, अमेरिका में कह रहे हैं कि 1 लाख से 2 लाख अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजर हो सकते हैं। अभी तक उनको इस मामले में समझ नहीं आ रही कि अमेरिका नंबर 1 कंट्री बन गया कोरोना के लिहाज से। तो ये जो चीज़ें, ये कोई पता नहीं है पाकिस्तान में किस तरह एकदम मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमें वर्स्ट के सिनारियो लेके अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा निज़ामी साहब, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस की भी बात हो रही थी, आपस में सूबों के साथ जो तालमेल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का ख़ुद नोटिस लिया था और कहा था कि जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं उनको खोला जाए। अब ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर आई कि जो ढाबे हैं जिसका आपने जिक्र किया, जो होटल्स हैं ड्राइवर्स के खाने के लिए, उनको भी खोला जाए। लेकिन आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने फरमाया कि जो कौमी राब्ता कमेटी के डिसीजंस थे उन पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया और वो सिंध से ये शिकवा कर रही थी कि वहाँ से ट्रांसपोर्टर्स को उस तरह नहीं भेजा गया, उनकी शिकायत का अजाला नहीं हो रहा है। बिग क्वेश्चन, ये तो एक मामला है। जी सिंध ने इसका रद्द-ए-अमल दिया कि जी अगर कोई इस मामले में कोताही है तो हम उसको दूर करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सीरियस जो है, आज जो सिंध के अलावा बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, जी उन्होंने बड़ा गिला किया है। उन्होंने कहा कि निज़ामी साहब, ये एक ब्रेक के बाद ज़रा डिटेल में करते हैं कि जाम कमाल साहब ने जो शिकवे किए हैं कि ताफ्तान से बलूचिस्तान अपनी वसाइल से निपटा और विफाक की जानिब से कोई इमदाद भी नहीं की गई है। ब्रेक के बाद इस पे और कुछ और मामलात हैं, उस पर इन डिटेल बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो वर्किंग रिलेशन है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें,
ओवरऑल तो देखा जाए पीपल्स पार्टी भी इस बात को मान रही है कि हमारा तालमेल ठीक है हुकूमत के साथ, और अगर कोई बात होती भी है तो उसका अजाला भी हो जाता है। ये जो सीएम बलूचिस्तान हैं जाम कमाल साहब, इन्होंने कहा कि अपने वसाइल के साथ हम ताफ्तान में निमटे हैं इस सारे मामलात को, इसका मकसद क्या है ये बात करने का? नहीं, इनका मतलब है उन्होंने शिकायत नहीं की, लेकिन उन्होंने जो अपनी, मेरा ख्याल है जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनकी तरफ इशारा किया यकीनन, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि सारा जो नज़ला है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे गिर रहा है। उन्होंने ये सही बताया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट 2 अरब रुपए अपने पास से खर्च कर चुकी है, और उनका ये कहना जो है एक पाकिस्तान का, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम गरीब जो हैं उनका कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब सूबा है जिसके वसाइल की कमी है उनको, उनकी तरफ से ये कहना कि ये तफ्तान के मामले में वफाकी हुकूमत की जानब से कोई मदद, माली मदद नहीं मिली। तो ये और एनडीए ने अभी तक सिर्फ 1200 खामे कंबल और प्लास्टिक शीट्स दी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा मसला बना हुआ तफ्तान वाला, जी जी, कुछ बेहतर मुजाहरा करना चाहिए था। ठीक। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि उन्होंने पहले मरले पे ईरान का सरहदें बंद कर दी थी जी। अब इस सरहदें खोलना जो है ये तो वफाकी हुकूमत का फैसला था ना। जी जी बिल्कुल तो ऐसे है। कि उनके अब तफ्तान बॉर्डर अगर बलूचिस्तान में पड़ रहा है तो वफाक को ये सूबे के ऊपर छोड़ के और कहना कि जी 18वीं अमेंडमेंट है, आप जाने और आपका काम जाने, जी जी, ये तो गलत बात की है ना। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, इसकी निस्बतन हम अगर देखें सिंध गवर्नमेंट के साथ तो यहाँ बेहतर तालमेल नज़र आता है। सईद गनी साहब ने, आपको याद है, हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि सीएम साहब बड़े होपफुल हैं और वो ये तवक्को रखते हैं कि जो कुछ वफाक से चाहिए होगा तो वहाँ से मिलेगा। जो इमरान खान साहब के साथ सीएम सिंध की कोऑर्डिनेशन होती रही है राब्ता कमेटी के मीटिंग्स के दौरान, वो देखें ना, सिंध की बात और है, एक तो उनकी हुकूमत होने के अलावा वो तो खैर बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब की हुकूमत है, लेकिन सिंध जो है वो कराची एक हब है बिजनेस का, उनके वसाइल और बलूचिस्तान के वसाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, कराची की जो पीटीआई की क़यादत है निज़ामी साहब, जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, अब ये खामोशी है इस मामले पे। अब ये समझ नहीं आ रही कि उनकी तालमेल सिंध गवर्नमेंट के साथ कैसी है। ये एक अलग से सवाल है। वैसे इस पे कुछ रिपोर्ट तो ऐसा हो नहीं रहा। देखे ना जी, वो हमारे हीरो, क्या नाम था उनका जी, वो जो वज़ीर है वहाँ, अली जैदी साहब? नहीं जी नहीं, अली जैदी साहब तो हैं ही, एक और साहब भी हैं, फैसल वाडा साहब है उनका नाम लेते हुए। नहीं मैं शर्मा नहीं जी, वो जो पिस्तौल, वो जो 10 लाख की पिस्तौल दबा के और मोटरसाइकिल जो 20 लाख का, करोड़ का, उसमें जाते थे चाइनीज़ एम्बेसी। अब वो कराची जाने से ही सिंध नहीं जा रहे, वो फार्म वहाँ बैठे हुए अपना बहुत सी खुशरादी उसल कर रहे हैं जी। खान साहब को चाहिए इनको भेजे वहाँ, यार जाओ। ये अली जदी साहब को भी जाना चाहिए वहीं पे जी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और भी कौन कौन है वहाँ से, ज़रा मुझे बताएं नाम। निज़ामी साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो तो अपने तय लगे हुए हैं, और वहाँ जो NGOs हैं और जो तंजीमें हैं उनके साथ मिल के मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें राशन भी पैक कर रहे थे। लेकिन अब सुना है कि अपनी डोनेशन भी वो भी मांग रहे हैं। आमिर लियाकत साहब जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं इनसे जी। लेकिन ये लोग तो सिर्फ नंबर, ये जो आपने नाम दिए दोनों, ये नंबर टिकाऊ वज़ीर हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो इनके पास यही सूरत हाल है। वैसे तो माफ़ कीजिएगा, असद उमर जो है वो इलेक्ट तो हुए हैं इस्लामाबाद से, वो भी बेसिकली कराची आइट हैं। जी जी, उनको बजाय कराची की खबर लेनी चाहिए, सिंध की खबर लेनी चाहिए। जी जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और अफसोसनाक यकीनी तौर पे सहाफ़ती हलकों के लिए भी ये खबर थी, जो मीर शकील रहमान के भाई हैं मीर जावेद रहमान साहब, उनका इंतकाल हुआ। बतौर CPNA प्रेसिडेंट तासुरात आपके क्या हैं? देखें, बतौर CPNA प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन मेरे वालिद साहब मरहूम का और उनके वालिद साहब मरहूम का बड़ा गहरा कल्बी तल्लक था। तो हमारा जो, इसके बावजूद कि शायद न्यूज़ और पॉलिटिक्स में हम हमेशा इकट्ठे नहीं रहे, लेकिन जहाँ तक ज़ाती तल्लक का है वो तो अपनी जगह पे है। और उनके इंतकाल का मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे।
आमीन सुमा आमीन। अच्छा निज़ामी साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है, इकबाल ज़ैद अहमद साहब ज़मानत पर रिहा हो गए हैं आज। जी, वो 6 महीने बाद रिहा हुए हैं और सुना बड़े सख्त वाक़ दी अदलिया ने, जो भी सामने नहीं आया। बेसिकली बात यही है कि नैब की वही कमज़ोरी कि तैयारी कोई नहीं है, आपने बंदों को अंदर ठोका हुआ है। अब इस वक्त कोरोना वायरस भी है और इकबाल ज़ैद अहमद साहब से तो डबल जुल्म ये हुआ कि उनको उठाया लाहौर से गया जी जी, और कराची में जाके उनके हैदराबाद में उनका मामला जो है वहाँ चलाया गया ताकि मज़ीद अजियत हो। इसी तरह आज मेरी शकीदुर रहमान भी बाय रोड रवाना हो गए, उनको एक दिन की इजाज़त मिली थी, वो शायद पहुँच गए होंगे अपने भाई के फ्यूनरल पे, तो पहुँच जाएंगे, लेकिन वो जो उनको ख्वाहिश थी कि वो वेंटिलेटर ख़ुद उसको उतारें, वो नहीं पूरी हो सकी उनकी। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये जो सारे मामलात हैं, अब जो लोग बीमार हैं उनका आप जिक्र कर ही रहे हैं या जो मुश्किल में हैं, नवाज़ शरीफ साहब बिल आखिर उनकी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स इरसाल कर दी गई हैं। हाँ जी हाँ, वो चलता ही रहेगा सिलसिला जी। वो जब तक कहा गया कि वो बड़े, क्योंकि उनकी सेहत बड़ी सेंसिटिव है तो उनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म की कल की तकरीर थी जी जी, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। जी 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 ज़रूर। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो लॉकडाउन होता है इसमें सारी जो है गरीब अमीर तरीन अमरीका और ये वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो गया। और देखें उन्होंने क्या की, ये बात उन्होंने ठीक कही है। और उन्होंने कहा कि मोदी ने इस बारे में माफ़ी भी मांगी, लेकिन माफ़ी उन्होंने इस बारे में नहीं मांगी। उसने माफ़ी ये मांगी कि मैंने 4 दिन के नोटिस पे वो लॉकडाउन कर दिया, 4 घंटे के नोटिस पे या क्या। तो ये तो वाकई वो बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है इंडिया में। जी निज़ामी साहब, वो कौम डिसिप्लिन के लिहाज से तो खैर अपने ही सिलसिले हमारे। अच्छा उस्मान बुज़दार साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। उनका ये कहना है निज़ामी साहब कि इन हालात में अपोजिशन का जो रवैया है वो मायूस कुन है और ये जो वक्त है वो यकीनी तौर पे सियासत का नहीं है और इत्तेहाद का है। और फिर एक और जो उन्होंने बात की है, बात वैसे जो दूसरी की है ना उन्होंने, ठीक है, उनका ये कहना है निज़ामी साहब कि पिछले दौर में नून लीग के दौर में सेहत के शोबे को यकसर नज़रअंदाज किया गया। अब अगर हमारा थोड़ा बेहतर जी, ये बात जो है ये इसमें कौन कौन मुजरिम नहीं है जी। पाकिस्तान की जब से बना है, जो फ्यूडल मिलिट्री एलीट है जिन्होंने यहाँ हुकूमत की है, 4 यहाँ फ़ौजी हुक्मरान आए हैं, कुछ नीम फ़ौजी रहे हैं, कुछ सिविलियन फ्यूडल रहे हैं, किसी ने भी तालीम, सेहत, पीने का पानी, इस किस्म के चीज़ों के लिए जो यूएन का मिनिमम है कि वो जीडीपी का हिस्सा होना चाहिए, वो भी नहीं रखा। तो मौजूदा हुकूमत जो पीटीआई की है, बुज़दार साहब की जो अपनी हुकूमत है, इसने अपने पहला बजट में कितना रखा है आप जरा देख लें कभी। जी देखें ना, हम तो एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे तो हम बहुत ज़बरदस्त हैं, एटम बम हमने बना लिया, लेकिन यहाँ ना लोगों के पास खाने को है, ना पीने को पानी है साफ़ जी, और सेहत का और तालीम का जो हाल है वो अल्लाह खुदा। ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।